हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है भाषा संज्ञान एवं समाज का पहला लेसन, पहली यूनिट, चतुर्थ प्रश्न डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए। पहली यूनिट का नाम है भाषा समाज और सत्ता। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है भाषा के महत्व को कौन सी अनुसूची में रखा गया है। तो भाषा के महत्व को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ये याद करने का प्रश्न है कि भाषा के महत्व को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। भाषा किसे कहते हैं? मानव मुख से निकली प्रत्येक ध्वनि जो कि अर्थ सार्थक साधक हो, मतलब कि मुंह से निकलने वाली वह ध्वनि जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई सार्थक शब्द हो, वही ध्वनि है। भाषा लिपि कब बन जाती है? भाषा शब्द ध्वनि संकेत भावों और विचारों से रेखाओं चित्रों चिन्हों के माध्यम से लिपिबद्ध कर दी जाती है। भाषा के बिना लिपि का कोई महत्व नहीं है। भाषा लिपि कब बन जाती है? भाषा जब ध्वनि संकेत हो, जब हमारे मुंह से हम जब बोलते हैं तो जो ध्वनि निकलती है उनके जो संकेत होते हैं और जो भाव होते हैं और जो विचार हमारे होते हैं, है ना, उनको रेखाओं चित्रों चिन्हों के माध्यम से लिपिबद्ध कर दिया जाता है। उन ध्वनियों को क्या है, लिपिबद्ध कर दिया जाता है चिन्हों के माध्यम से। उसे ही लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि किनके काम आती है? ये ब्रेल लिपि वो होती है कि एक कागज पे छेद किए हुए होते हैं और उस पे दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, वो उस पे उंगली फेर फेर के अक्षर के ज्ञान लेते हैं कि किस प्रकार से कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, तो उसको ब्रेल लिपि कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? एक वृहद लोगों का समूह को वर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है समाज में वर्गों की भाषा कौन कौन सी होती है? समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, उच्च वर्ग के, मध्यम वर्ग के और निम्न वर्ग के। जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनकी भाषा शुद्ध होती है, शिष्ट होती है तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग वो बोलने में करते हैं। मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं वो तद्भव, सरल और समासहीन भाषा का प्रयोग करते हैं। उच्च वर्ग के लोग तो शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं क्योंकि उनमें पढ़ाई लिखाई का स्तर, ज्ञान का स्तर ऊंचा होता है, इसलिए वो अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, शिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो तद्भव, यानी कि तत्सम न हो गए, तद्भव है यानी कि कुछ उसमें मिक्स है, हमारी इधर की भाषा मिक्स हो जाती है, और सरल और समासहीन भाषा का प्रयोग करते हैं। और जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो अशुद्ध और कृत्रिम भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी को ऐसे कहना, ओए इधर आ, यूं कर, वैसे कर, चल यूं कर, ऐसे यूं, इस तरह से जो भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें शिष्टता दिखाई नहीं देती है, वो निम्न वर्ग के लोग अशुद्ध और कृत्रिम भाषा का प्रयोग करते हैं। लोकोक्ति किसे कहते हैं? वे कथन जो जनजीवन में दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर विशेष अर्थ देता है। वे कथन, कथन यानी कथन, मुंह से निकलने वाले ऐसे वाक्य जो जनजीवन में दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर, जिसको जनजीवन में यानी कि जिनके जीवन में दीर्घकालीन अनुभव, जिनको अच्छा अनुभव हो गया हो, उनके आधार पर जो शब्द वो बोल बोल दिया करते थे और विशेष परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊधो का लेना न माधो का देना, यानी कि मेरा न तो किसी से लेना है और न किसी को कुछ देना है। इसका मतलब ये है कि मेरा हिसाब हर जगह साफ है। तो ये जो शब्द, ये लोकोक्ति जो निकली है मुँह से, ये एक अनुभव के बाद निकली है। किसी को इतने जीवन का इतना अच्छा अनुभव है कि वो अपने मुँह से इस तरह के शब्द निकाल लेते हैं और उन्हीं को लोकोक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे एक विशेष वाक्यांश जो लाक्षणिकता के आधार पर वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ देता है। जैसे अंगद का पेड़। अब यहाँ पर सिर्फ अंगद का पेड़ बोला है जिससे पता चल गया कि अरे वो तो अंगद का पेड़ है, यानी कि उसने जो काम की सोच ली वो अडिग रहकर ही करेगा। बलि चढ़ना, अरे उसकी 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 तो आज बलि चढ़ने वाली है। तो हम बोलते हैं ना कि यानी कि आज तो उस बुरी तरह से उसको काम में लेना, या उसको शहीद होना है, वो शहीद होने वाला है, या वो पूरी तरीके से काम में उसको लिया जाएगा। ठीक है। अगला है
भाषा और अस्मिता में अटूट संबंध है, स्पष्ट करें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह भाषा संप्रेषण करते समय इस बात का ध्यान रखता है कि उसे कब, किससे, कौन सी बात किस तरीके से करनी है। तो ये मनुष्य जब सामाजिक प्राणी है, जब व्यक्ति समाज में रहेगा तो उसे अच्छी भाषा का प्रयोग करना है, सबसे अच्छे ढंग से व्यवहार करना है, बालक से बालक जैसे, बड़ों से जैसे, किस गुरु का आदर सम्मान, समाज के लोगों से झुककर और प्रणाम, नमस्ते और अच्छे ढंग से व्यवहार करना, इस तरह का उनको कौन सी बात कब करनी है, ये उन्हें ध्यान रखना होता है। भाषा ही व्यक्ति को सम्मानित करती है और उसकी अस्मिता की रक्षा भी करती है। यदि व्यक्ति अच्छी भाषा बोलता है, सहजता से बोलता है, विनम्रता से बोलता है, तो उसकी उसकी उसको मतलब कि हर जगह सम्मान मिलता है और उसकी वैल्यू बढ़ती है। भाषा अस्मिता के आधार पर ही कुछ राज्यों का गठन हुआ है। बहुत से राज्य हमारे यहाँ पे ऐसे हैं भारत में, जहाँ भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन हुआ है। बौद्ध मत का कथन है कि यदि भाषा किसी की पहचान को सहज बनाती है, यदि कोई व्यक्ति हमें पहली बार मिले, तब भी हमें उसे ऐसा लगता है कि ये कितना पोलाइट और कितना अच्छा, कितना विनम्र इंसान है, तो वो जो पता चलता है वो उसकी भाषा से ही पता चलता है। तो यदि भाषा किसी की पहचान को सहज बनाती है, तो वो उसकी अस्मिता को संरक्षण प्रदान करती है। भाषा का रिश्ता सामाजिक संरचना से ही होता है। हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। एक शेष की अवधारणा क्या है? एक शेष शब्द आपने सुना होगा कि एक शेष तो होता क्या है, ये देख लेते हैं। ऐसी अवधारणा जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को संबोधित करने के लिए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वहाँ कितने आदमी हैं, है ना? क्या है ये? ऐसी अवधारणा है जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को संबोधित करने के लिए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वहाँ कितने आदमी हैं, है ना? तो इस प्रश्न में यदि कोई बहुत ज़्यादा लोगों की गैदरिंग हो रही है, भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो वहाँ जनरली हमें पूछा जाता है कि वहाँ कितने आदमी हैं। उसमें ये नहीं पूछा जाता कि कितनी औरतें थी, कितने बच्चे थे, कितने आदमी थे। इस तरह से नहीं पूछा जाता कि या कितनी औरतें हैं, तो दोनों के लिए एक कॉमन शब्द प्रयोग किया गया है, वहाँ कितने आदमी हैं। ठीक है? भाषा और क्षेत्र का गहरा रिश्ता होता है, स्पष्ट कीजिए। भाषा विज्ञान में कहा है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। यानी कि हमारे यहाँ जो भाषा विज्ञान है, भाषा का इस तरीके से बताया गया है कि हमारे यहाँ की जो भाषा है, 4 कोस पर पानी बदले। कहावत के रूप में कहा गया है कि 4 कोस पर तो पानी बदल जाता है और 8 कोस के बाद यहाँ की वाणी यानी कि भाषा बदल जाती है। यह किसी क्षेत्र विशेष का भौगोलिक प्रभाव ही है। यानी कि क्षेत्र बदल जाता है, तो हर क्षेत्र की अलग-अलग भाषा और अलग-अलग वाणी होती है। भाषा और क्षेत्र का गहरा रिश्ता होता है। भौगोलिक विशेषताओं का असर उस क्षेत्र की भाषा पर विशेषकर निश्चित रूप से पड़ता है। जैसे धरती धोरारी, धोरारा धणी। भाषा और धर्म के बीच में क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। धर्म का हमारे समाज में गहरा संबंध है, लेकिन भाषा और धर्म का अनिवार्य रूप से कोई संबंध नहीं है। धर्म का तो हमारे समाज में गहरा संबंध है, लेकिन भाषा और धर्म का अनिवार्य रूप से कोई संबंध नहीं है। इसलिए हमारे देश में मुसलमान कवियों ने अनेक रचनाएं हिंदी भाषा में की। क्योंकि ये भाषा और धर्म का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यदि मुसलमान कवि जो थे, उन्होंने हिंदी में जो रचनाएं की है, तो वो हिंदी में रचना नहीं करके वो उर्दू में रचना करते, लेकिन उनकी जो भक्ति थी, उनके जो भाव थे, उन्होंने जो भाषा ग्रहण की, वो हिंदी ग्रहण की और उसमें अनेक अच्छी अच्छी रचनाएं की है जो प्रसिद्ध हैं। जैसे रहीम, रसखान, जायसी आदि। इन्होंने हिंदू आराध्यों की महिमा का गायन किया है। अगला प्रश्न है, भाषा हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करती है, पुष्टि करें। किसी भी समाज में कला और साहित्य ही सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करते हैं। किसी भी समाज में कला और साहित्य ही सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करते हैं। भाषा के विभिन्न रूप हो सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिक मूल्य सभी संस्कृति में समान हो सकते हैं। भाषा के क्या है? विभिन्न रूप हो सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिक मूल्य सभी संस्कृति में समान होते हैं। कुरान, बाइबिल अलग-अलग भाषा में हैं। इनमें मानवीय मूल्य सभी वे सारे
सारे विश्व के लिए बिल्कुल समान है। सभी में ही रहते हैं कि मानवता का पालन करें, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर दया करे, धर्म का पालन करे, यही सब बातें सभी उसमें लिखी होती है। वैदिक साहित्य संस्कृत में लिखा गया हो, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य पाली या प्राकृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसमें हमारे सांस्कृतिक मूल्य छिपे हुए हैं। जब जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और इन ये सब भी पाली या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन इनमें क्या हुआ, हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य है वो ऐसे के वैसे छिपे हुए हैं, हमारी संस्कृति का पालन करना ही सिखाया गया है। भाषा और लिपि के बीच में क्या संबंध है? भाषा व लिपि अभिव्यक्ति की अलग अलग इकाइयां हैं, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, फिर भी दोनों एक दूसरे के प्रतिबद्ध है। लिपि के बिना भाषा का अलग अलग अस्तित्व हो सकता है। लिपि के बिना भाषा का अलग अलग अस्तित्व हो सकता है, किंतु भाषा के बिना लिपि का कोई अस्तित्व नहीं है। बिना लिपि के भी मनुष्य का काम चल सकता है, किंतु भाषा के बिना काम नहीं चलता, क्योंकि भाषा तो उसको बोलनी है, किसी न किसी प्रकार अपने विचारों का प्रकटीकरण करना है, तो भाषा के बिना तो मनुष्य का काम चल ही नहीं सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में अटूट या गहरा रिश्ता है। जेंडरीकरण क्या है? समाज ही व्यक्ति को परंपराएं सिखाकर उसका समाजीकरण करता है। जब बालक जन्म लेता है तो वो सामाजिक नहीं होता है, उसे न समाज का पता होता है, न किसी चीज़ का पता होता है, वो सिर्फ एक छोटा सा बालक होता है। उस समय वो किसी से कुछ शब्द सीख कर बोल भी दे तो घर परिवार के लोग उसके शब्दों को हंसी मजाक में ले लेते हैं। यदि किसी बच्चे को मार भी दे या किसी बड़े को भी मार दे, वो छोटा बच्चा एक जो 4-6 महीने का है, तो वो जानते हैं कि बच्चा अभी सामाजिक व्यवहार में नहीं समझता है और ये बच्चा असामाजिक है अभी, तो वो ये नहीं जानता है कि ये क्या कर रहा है। इसलिए उसकी हर एक्टिविटीज़ को, हर गतिविधि को हंसी मजाक में ले दिया जाता है। लेकिन जेंडरीकरण जब होता है तो समाज ही व्यक्ति को परंपराएं सिखाकर उसका समाजीकरण करता है, परंतु समाज को सिखाने की परंपरा जेंडर पर आधारित होती है। कैसे होती है कि जैसे लड़के सदैव ताकतवर बताए जाते हैं, लड़के से कहें तो अरे तू लड़का है, तू तो बहादुर है, इस तरीके से बोला जाता है, तथा उसे वही कार्य करना सिखाया जाता है जो पुरुषोचित हो, यानी कि मजबूत काम, वजन उठाने का काम, फिर वो बड़े काम करने, कहीं बाहर जाना हो, कहीं कुछ बड़े शहर में जाना हो, तो बालक को, लड़के को इनकरेज किया जाता है। लेकिन लड़कियों को कभी भी वे कार्य नहीं सिखाए जाते जो पुरुषोचित हो। मतलब लड़कियों से कहा जाता है कि तुम घर के काम करो, छोटे-मोटे काम करो, या ये माता जी की कढ़ाई बुनाई में, सिलाई में हेल्प करो, तो लड़कियों से छोटे-छोटे हल्के-हल्के काम करवाए जाते हैं और ये बताए जाते हैं कि तुम लड़कियाँ हो, और इसी से ही अनुमान लगाया जाता है। लड़की ने बिंदी लगाई या लड़की ने कानों में पहने या पायल पहनी, तो ये देखा जाता है कि इसकी लड़कियोचित गुण इसमें है कि नहीं है। तो वो उनसे पुरुषोचित काम, यानी लड़कियों से भारी काम नहीं करवाए, जैसे बड़ी गाड़ियाँ चलाना भी उनको नहीं सिखाते, उनसे उसे करने नहीं दिया जाता। कोई बड़ा भारी भारी चीज़ उठानी हो, घर में सिलेंडर उठा के इधर से उधर लगाना हो, तो बेटे से ही कहा जाता है बेटा तू लगा दे, बेटी से नहीं कहा जाता है। तो इस तरह का जो व्यवहार होता है ये जेंडरीकरण होता है। परंतु आज की बात करें तो महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, कहीं पर मुख्यमंत्री तो कहीं राष्ट्रपति भी है। लेकिन आज के माहौल में हम इन चीज़ों को देखें तो महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं और कहीं पर मुख्यमंत्री के पद पे भी बनी है, तो कहीं राष्ट्रपति के पद पर भी है। मुख्यमंत्री के पद पर हमारे राजस्थान में जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया रही हैं, तो राष्ट्रपति के पद पर प्रतिभा पाटिल भी रही हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। आगे हम अगली यूनिट लेके आपके सामने आएँगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।